आप सभी का डाउटनट पर बात कर रहे बेटा जी जैव अणु, जिसमें ऑलमोस्ट मैं ये बोलूंगा कि मेन चीजें जो हैं हमारे इस अध्याय की हो चुकी हैं। अब सिर्फ दो चीजें रह गई है, एक आज का लेक्चर और एक अगले लेक्चर से स्टार्ट होएगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इस चैप्टर में जैव अणु में पढ़ने वाले हैं प्राथमिक और द्वितीय उपापचयज। क्या है ये पढ़ेंगे, उससे संबंधित क्विज भी आएगा। ठीक है जी, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, सिंपल स्वीट छोटा सा लेक्चर होएगा। तो ये मत बोलो सर इतनी देर तक क्यों नहीं पढ़ाया सर, ये सर वो, है ना। ज्यादा नखरे नहीं दिखाना, चुपचाप से जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ लो। ठीक है, समझ में आया। तो जितना है सफिशिएंट है, जितना पढ़ा रहा हूं बहुत है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी 100% होती है, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। अब जैसे न्यूक्लिक हमले हमने पढ़ा था, बड़ा था, 2 लेक्चर में खत्म हुआ। ये छोटा सा एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर में भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मोस्टली 30 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, तो आज स्वीट सिंपल छोटा सा लेक्चर होएगा, मौज करिएगा। हाँ जी, तो आइए बात करते हैं प्राथमिक और द्वितीय उपापचयज क्या है ये। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में क्या रह जाएगा, आज के लेक्चर के बाद में सिर्फ एक टॉपिक जो बहुत 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 बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है एंजाइम। बस सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, क्या, एंजाइम, जो बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल है, स्वीट सिंपल छोटा सा है, ज्यादा इतना इसमें कोई साइंस नहीं है, बहुत तगड़ी कोई साइंस नहीं है, नॉर्मल सा है ये वाला टॉपिक। देखिए क्या है प्राथमिक और द्वितीय उपापचयज। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो मैं लिख देता हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाँ जी, क्या है ये प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज, ये क्या है। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आप में से कितने बच्चों को याद है जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था जीव जगत, उसमें हमने सजीवों को निर्जीवों से अलग करने के कुछ लक्षण देखे थे, याद है। जिसमें से कुछ विशिष्ट लक्षण थे, याद है। जिसमें से एक लक्षण था उपापचय, याद आ रहा है। उसी उपापचय से संबंधित ये वर्ड भी दिख रहा है आपको, उपापचय इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये पूरा उपापचयज है, मेटाबोलाइट है, वो मेटाबॉलिज्म था, है ना। आइए पहले तो ये उपापचय क्या होता है इसको समझते हैं। देखो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार ध्यान से सुनिए। देखिए उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्या है ये। एक शरीर में, मेरे शरीर में होने वाली समस्त अभिक्रियाएं, समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, सारी की सारी क्या कहलाती हैं, उपापचय अभिक्रिया। क्या बोला हमने कि ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सिंपल शब्द में, सिंपल शब्द में एक लाइन में हमने बोला जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कुछ ऐसी रिएक्शंस, रसायनों से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं जो किस में हो रही हैं, जैव का मतलब सजीव में हो रही है, निर्जीव में नहीं, सजीव में हो रही है। ठीक है, उन सारी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया, मेटाबॉलिज्म। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनको जैव रासायनिक अभिक्रिया भी बोल देते हैं, याद करिए, ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, तो जरा सोचिए मेरे अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं और ये कहां पर हो रही हैं, ये सारी ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहां हो रही हैं। सर मैं बना हुआ हूं कोशिका से, तो ये कोशिका में हो रही है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एक कोशिका के अंदर होने वाली सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपापचय अभिक्रिया। आप बोलेंगे यस सर जानते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, जो नहीं जानते हैं अब समझ में आ गया। मैंने अपनी एक कोशिका देखी, उस कोशिका के अंदर रिएक्शंस हो रही है। अब आंखों से तो नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ समझना क्या, एक कोशिका, उस कोशिका के अंदर अभिक्रियाएं हो रही हैं। उन सारी अभिक्रियाओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया। आपने बोला ठीक है सर,
मैंने कहा ठीक है। अब जरा सोचिए, अभिक्रियाएं जो हो रही है ये भी दो प्रकार की हो रही है। कौन सी? ये जो उपापचय अभिक्रिया हो रही है, ये उपापचय जो अभिक्रियाएं हो रही है ये भी दो प्रकार की हो रही है। सर कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक हो रही है अपचय, याद आ रहा है, कैटाबॉलिज्म, और एक हो रही है उपचय, एनाबॉलिज्म। ये सर याद आया, इनको हम बोलते हैं विघटनकारी अभिक्रिया। विघटनकारी अभिक्रियाएं यानी वे अभिक्रिया जिसमें विघटन होगा, जिसमें कोई चीज टूटेगी। विघटन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। और ये कौन सी होती है? ये होती है निर्माणकारी, निर्माणकारी अभिक्रिया, जिसमें निर्माण होता है। निर्माणकारी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? सर निर्माण होता है। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने बोला कि भैया कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण आप सभी ने नाम सुना है, सुना है ना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। निर्माणकारी अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं या उपचय अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें सरल घटक क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। किसका? जटिल घटक का। क्या? कि सरल चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? जटिल घटक बनाती है। जैसे मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, मोना ने नहीं बोला, मैंने बोला, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा जी? ग्लूकोज बनाया। साथ में कुछ उत्पाद निकला, ऑक्सीजन निकल गई, जल निकल गया, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या थी? ये मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? सर प्रकाश की उपस्थिति में। मैंने कहा जी ठीक है। और सर वर्णकों की उपस्थिति में। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रक्रिया में सरल घटक मिलकर जटिल घटक का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी प्रक्रिया में याद रखना, ऊर्जा निकलती नहीं है, ऊर्जा उपयुक्त होती है। ऊर्जा उपयुक्त होती है। उपयुक्त का मतलब यूज में आती है। यानी मुझे ये करने के लिए ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए, ये बनाने के लिए क्या खर्च करनी पड़ेगी मेरे भाई? ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अब सर ये ऊर्जा कौन खर्च करेगा? रुको 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 रुको, तसल्ली रखो। पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या? उपचय प्रक्रिया कौन सी होती है? आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ रखा है। अरे बाबू सुन लेना, रिवाइज हो जाएगा। उपचय प्रक्रिया कौन सी होती है? निर्माणकारी अभिक्रिया होती है जिसमें सरल घटक निर्माण करते हैं। किसका? जटिल घटक का। सरल घटक थे भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, निर्माण किया किसका? ग्लूकोज का। ये जटिल घटक है, सिंपल। अब यहां पर इन दोनों को जोड़कर, मतलब ये भी तो बोल सकते हैं इनसे ये बना रहे हैं, तो बनाने के लिए, इस जटिल चीज को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। सोचिए दो चीजों को जोड़ना है, क्या करना है? ऊर्जा लगेगी, यूज में आएगी, ठीक है। तो याद रखना, भूल मत जाना, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा उपयुक्त होती है ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए। या ये जो उपचय प्रक्रिया होती है, ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा उपयुक्त होती है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया थी मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण थी। प्रकाश संश्लेषण थी। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे चलें? चल अब इधर की तरफ आते हैं। यहां पर क्या होता है? इसका उल्टा होएगा। यहां पर क्या होएगा? जो जटिल घटक है, जटिल घटक जो है उसको तोड़ा जाएगा।
तोड़ेंगे, विघटन करेंगे ना भैया, नाम में क्या आ रहा है, विघटन कार्य अभिक्रिया है, यानी विघटन करेंगे यानी तोड़ेंगे। अब ये जटिल घटक टूटेगा तो क्या बनेंगे सर, सरल घटक। और जब ये चीज टूटती है सरल घटक बनते हैं, तब याद रखना निकलती है क्या, ऊर्जा। क्या निकलती है, ऊर्जा। तो याद रखना अपचय प्रक्रिया जो होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। आप लोगों ने शायद रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, याद आ रहा है। इनमें ऊर्जा उपयुक्त होती है और इनमें ऊर्जा निकलती है। तो याद रखना यहां पर ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी ऊर्जा उपयुक्त नहीं हो रही, ऊर्जा निकलती है, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर उदाहरण से बताए, लो जी, आप सभी ने नाम सुना है श्वसन, रेस्पिरेशन। मैंने कहा ठीक है, क्या करते हैं भैया श्वसन में, हमने बोला सर जो ग्लूकोज जो आपने प्रकाश संश्लेषण में बनाया था ना, उसी ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, हम वायवीय श्वसन करते हैं, वायवीय। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी तोड़ देते हैं। हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं ग्लूकोज को, तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, बनता है जल और निकलती है ऊर्जा। क्या निकली है, ऊर्जा। किस रूप में, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। यानी ऊर्जा जो है ऐसे नहीं है, ऊर्जा ऐसे निकल गई, नहीं, ऊर्जा एक बंद डब्बे के रूप में निकल रही है। ऊर्जा एक रसायन के रूप में इकट्ठी हो रही है। उस रसायन का नाम है क्या, केमिकल का नाम है एटीपी। यानी यहां से जो ऊर्जा निकली है ना, वो किस रूप में निकली है, छोटे छोटे कणों के रूप में निकली, उन कणों को हमने बोल दिया एटीपी। ठीक है, अब ये एटीपी टूटता है ना तो मुक्त होती है ऊर्जा। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया, नो टेंशन, मैं वापस से बताता हूं। देखो, मैंने ग्लूकोज को तोड़ा, आपने बोला ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन, आपने बोला ठीक है। क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने बोला ठीक है, और जल, आपने बोला ठीक है। और क्या निकलने वाली है, ऊर्जा। लेकिन किस रूप में, कुछ पैकेट्स के रूप में, कुछ कणों के रूप में, कुछ रसायन के रूप में। वो रसायनों का नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपका प्रश्न होगा सर ये एडिनोसिन क्या है, हाँ अब मजा आएगा, क्या सर ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या। अब देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या, देखो आइए समझिए। आप में से कितने बच्चों को याद है एडेनिन, याद आ रहा है, हाँ जी, एडेनिन याद आ रहा है बालक, अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है आपने, कुछ दिनों क्या पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, एडेनिन याद आ रहा है। नाइट्रोजन क्षार था, प्यूरीन था। ठीक है सर, आपने एडेनिन को जोड़ा एक शर्करा के साथ जिसका नाम है राइबोज, एक शर्करा के साथ जोड़ दिया सर आपने, कौन सी, राइबोज। सर जी नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जब दोनों जुड़ते हैं तो प्रभु आप मुझे बताएं क्या बनेगा, सोच जल्दी से। जब नाइट्रोजन क्षार और देखो अभी पोल खुल जाएगी आपकी, कितना आपको याद है, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज नहीं, राइबोज जब जुड़ती हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोसाइड। बताओ, न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोसाइड, झट से आंसर दीजिएगा फटाफट, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, जल्दी से लिखिए, क्या, न्यूक्लियोसाइड। और यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, अब वो प्यारे प्यारे बच्चे जो पूछ रहे सर जी ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, प्रभु आपने पढ़ा नहीं पिछला लेक्चर,
पढ़ा होता तो आपको पता लगता। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब नाइट्रोजन क्षार और कौन बेटा जी आपकी शर्करा जुड़ती है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और इनके साथ अगर फॉस्फेट जोड़ दूं तो न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो अब जरा सोचिए, यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड बना ना, उसका नाम है, ध्यान से सुनना, एडिनोसिन। क्या बना है? एडिनोसिन। आपने बोला ठीक है सर, एडेनिन के साथ राइबोज शर्करा जोड़ दे तो न्यूक्लियोसाइड जो बनता है उसका नाम है क्या? एडिनोसिन। आपने बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, वेल डन सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर मुझे ना न्यूक्लियोटाइड बनाना है, मुझे ना एक फॉस्फेट जोड़नी है। लो जी, मैंने इसके साथ एक फॉस्फेट जोड़ दी। अब क्या होएगा सर? सर ये तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, ये अब न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। आपने बोला यस सर, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, कितनी फॉस्फेट जोड़ी? सर एक फॉस्फेट जोड़ी। ठीक है, अब जरा सोचिए, मैं इसके साथ एक और फॉस्फेट जोड़ दूं, एक और फॉस्फेट जोड़ दूं, एक और फॉस्फेट जोड़ देता हूं। अब आप मुझे बताओ, एडिनोसिन के साथ कितनी फॉस्फेट जोड़ी? सर जी 3 फॉस्फेट जोड़ी। जरा बांगड़ू जरा सोचिए, ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट है कि 3 फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है। इसका नाम क्या बनेगा? जरा सोचिए, इसका नाम क्या होगा? सोचिए, क्या मैं इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकता हूं? क्या इस संरचना को मैं एटीपी बोल सकता हूं? आज के बाद कतई नहीं भूलेंगे एटीपी क्या होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन 3 फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फेट वाला नहीं, 3 फॉस्फेट वाला। ठीक है, अब इधर देखना, हमने बोला जब हम ग्लूकोज को तोड़े ना, हम किसको तोड़े? ग्लूकोज को तोड़े, ये बने, और हम बोलते हैं हमारी बुक में क्या निकलती है? ऊर्जा। किस रूप में निकलती है? कुछ रसायनों के रूप में। किसके रूप में? इनके रूप में, ये निकलता है। देखो फिर से सुनो, ग्लूकोज को तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल निकला और एटीपी निकली। क्या बनी? एटीपी। ये बना था, 3 चीजें निकली। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ग्लूकोज को तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जल निकला, और सर ये निकला कौन? एटीपी। ठीक है सर, अब ये एटीपी कहां है? सर ये काम कहां हो रहा है? ये श्वसन कहां हो रहा है? मेरे अंदर। कहां पर? मेरे अंदर, मेरी कोशिका में। कहां हो रहा है? मेरी कोशिका में हो रहा है। यानी मेरी कोशिका में अब एटीपी है। कौन है? एटीपी है, बिल्कुल है। अब एटीपी, ये एटीपी ऊर्जा की इकाई है। अगर कोई काम करना है कोशिका को, अगर कोई भी कार्य करना है कोशिका को, तो कोशिका फटाफट पता है क्या करेगी? ये फॉस्फेट का बंध जो था, ये फॉस्फेट जो एडिनोसिन से जुड़ा हुआ था बंध के द्वारा, इस बंध को तोड़ा जाएगा। जैसे ही बंध टूटेगा, मुक्त होएगी क्या? ऊर्जा, किलो कैलोरीज में। किसमें? किलो कैलोरीज में एनर्जी रिलीज होएगी। ठीक है, तो आज के बाद मत भूलना, ऊर्जा की इकाई कौन होती है? एटीपी होता है। ये एटीपी बनता है इस प्रक्रिया में, श्वसन प्रक्रिया में, और बनने के बाद कोशिका में होता है। कोशिका में, अब कोशिका जब जब कुछ कार्य करेगी तो वो कोशिका क्या खर्च करती रहेगी? इस एटीपी में से एक फॉस्फेट, यहां से ये बंध तोड़ा जाएगा, तोड़ने से क्या मुक्त होएगी? सर ऊर्जा। अब आप बोलेंगे सर जैसे ये बंध हट जाएगा, देखो जैसे ये बंध हट गया, अब क्या होएगा सर? अब क्या होएगा सर? अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहा कि डाइफॉस्फेट रहा? आप बोलेंगे सर डाइफॉस्फेट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक और तोड़ो, एक और तोड़ो। लो सर, एक और तोड़ा और बनी क्या? ऊर्जा। अब क्या सर? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक रह गया। पहले 3 जुड़े हुए थे फॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट। एक हटाया, ऊर्जा निकली, डाइफॉस्फेट रह गया। एक और हटाया, एक और हटाया, और ऊर्जा निकली, क्या रह गया? मोनोफॉस्फेट रह गया। ठीक है, अब जी इसको भी हटा देंगे तो और ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। क्या रह जाएगा सर? एडिनोसिन रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एटीपी को तोड़ते जाते हैं,
तोड़ते जाते हैं, एक बंद, दूसरा, तीसरा, ऐसे तोड़ते तोड़ते ऊर्जा मुक्त होती रहती है। तो प्रभु ये थी सारी प्रक्रियाएं जो आपको समझानी थी, जिन सारी अभिक्रियाओं को, या तो किसी चीज का बनना, किसी चीज का टूटना, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब रुको 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 रुको, आप बोलेंगे ठीक है सर, ये सारी अभिक्रियाएं समझ में आ गई हैं। एक निर्माणकारी, एक विघटनकारी है, विघटनकारी में विघटन हो रहा है, निर्माणकारी में निर्माण हो रहा है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये तो बताओ सर, ये अभिक्रिया ये अपने आप तो हो नहीं सकती, अपने आप तो ये हो नहीं सकती है, फिर सर कैसे होएगी? अब ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा, कोई भी जीव जो होता है ना, अगर उसकी मैं आपसे पूछूं किस अवस्था में मिलता है, कोई जीव है, कोई जीव यानी सजीव किस अवस्था में मिलता है, यानी जीव की जैव अवस्था अगर मैं आपसे पूछूं वो किस अवस्था में मिलता है? क्या वो साम्य अवस्था में मिलता है? साम्य अवस्था। अब आप बोलेंगे सर ये साम्य अवस्था क्या है, या वो असाम्य अवस्था में मिलता है? सर ये असाम्य अवस्था क्या है? सर आपने तो टॉपिक स्टार्ट किया था प्राथमिक और द्वितीय उपापचय, ये कहां पर आ गए हो? देखो मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने बोला अभी ये नहीं बता रहा, पहले मैं उपापचय का मीनिंग बताता हूं। मैंने पहले आपको उपापचय बताया, दो प्रकार की अभिक्रियाएं, अपचय उपचय, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, उदाहरण सहित मैंने आपको चीजें बताई, एटीपी का मीनिंग बताया, ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने आपसे पूछा कि कोई भी जीव यानी सजीव यानी मैं, आप, कुछ भी इस पृथ्वी पर जिसको हम जीव मान रहे हैं, जिसको हम क्या मान रहे हैं? जीव मान रहे हैं, उसकी अवस्था अगर आपसे पूछी जाए कौन सी अवस्था में मिलता है, साम्य अवस्था या असाम्य अवस्था? अब आप बोलेंगे सर ये साम्य अवस्था का मतलब? साम्य अवस्था का मतलब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। साम्य अवस्था का मतलब जिसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है। साम्य अवस्था का मतलब जो किसी भी परिवर्तन को झेल नहीं सकता। साम्य अवस्था का मतलब कोई भी संवेदनशीलता के प्रति अनुकूलन नहीं दिखाएगा, वो है साम्य अवस्था। अब आप मुझे बताओ, मैं साम्य अवस्था में हूं? नहीं। साम्य अवस्था का मतलब जब कोई जीव निर्जीव हो जाता है ना, तब वो चला जाता है किसमें? साम्य अवस्था, जिसमें उसका शरीर जो होता है उसके अंदर क्या मैं बोलूंगा कि वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां पर वो प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता। सोचो एक डेड बॉडी है, क्या कोई प्रतिक्रिया दर्शाएगी? आप बोलेंगे नहीं सर नहीं दर्शाएगी। सोचो मैं लेटा हुआ हूं, क्या मैं प्रतिक्रिया दर्शा रहा हूं? आप बोलेंगे नहीं सर आप भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शा। फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? सोचिए, एक सोता हुआ व्यक्ति और एक मरे हुए व्यक्ति में कौन जिंदा है? सर प्रतिक्रिया तो सोता हुआ भी नहीं दे रहा, प्रतिक्रिया वो मृत शरीर भी नहीं दे रहा। लेकिन जरा सोचिए, प्रतिक्रिया सिर्फ बाहरी दिखाने से ही प्रतिक्रिया होती है क्या? क्या प्रतिक्रिया कोशिकीय स्तर पर नहीं होती है? यस सर, कोशिका के अंदर अगर अभिक्रियाएं हो रही हैं, कोशिका के अंदर अगर रिएक्शंस हो रही हैं, तब मैं बोलूंगा वो कोशिका सजीव है। यानी एक कोशिका अगर कार्य नहीं कर रही है, एक कोशिका के अंदर अगर ये उपापचय अभिक्रिया नहीं हो रही है, तब मैं बोलूंगा वो साम्य अवस्था में चला गया है। एक सोता हुआ व्यक्ति जो होता है वो सांस ले रहा है, यस ले रहा है, श्वसन कर रहा है, उसका शरीर कर रहा है, और अगर श्वसन कर रहा है ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। समझ में आया? और अगर श्वसन कर रहा है तो अभिक्रियाएं हो रही हैं, अभिक्रियाएं हो रही है यानी उपापचय अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो एक सिंपल सी चीज थी क्या, कि साम्य अवस्था का मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें अभिक्रियाएं नहीं होंगी, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोशिकाएं अभिक्रिया खत्म हो जाएंगी, कोशिका के अंदर उपापचय अभिक्रिया खत्म हो जाती है, उसे हम बोलते हैं साम्य अवस्था। अब आप मुझे बताओ, हर एक जीव किस अवस्था में मिलता है? सर असाम्य अवस्था में मिलता है, उसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। सोचो अगर मेरे अंदर एटीपी का निर्माण बंद हो जाए, मेरे अंदर आपके अंदर एटीपी का निर्माण बंद हो जाए, मेरी कोई कोशिका एटीपी बनाना बंद कर दे, क्या वो जिंदा रह पाएगी? बिना ऊर्जा के तो बेटा कोई चीज जिंदा ही नहीं रह सकती है।
मैं अगर चल रहा हूं, उठ रहा हूं, बोल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो क्या खर्च हो रही है मेरी? एटीपी। क्या मुक्त हो रही है? ऊर्जा। ठीक है, तो जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, एटीपी का निर्माण जरूरी है जिंदा रहने के लिए। एटीपी कब बनेगा? श्वसन प्रक्रिया से। श्वसन प्रक्रिया क्या है? एक अपचय प्रक्रिया है। अपचय किसका भाग है? उपापचय का। यानी कोई भी कोशिका अगर जिंदा है तो जिंदा कब कहलाएगी? जब उसमें उपापचय अभिक्रिया होगी। यानी वो शांत तो नहीं बैठी, वो सामान्य, वो साम्य अवस्था में नहीं बैठी है, वो कैसी है? असाम्य, यानी परिवर्तन आ रहे हैं। साम्य का मतलब बस खत्म, असाम्य का मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें परिवर्तन आ रहा है, उसका मतलब है असाम्य अवस्था। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा एक छोटा सा एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी कि जीव कौन सी अवस्था में मिलते हैं? असाम्य अवस्था में मिलते हैं, यानी एटीपी लगातार बनती रहती है। अगर ये बनना बंद तो कोशिका भी खत्म, और ऐसे अगर सारी कोशिकाएं खत्म शरीर की तो बॉडी भी खत्म, डेड हो जाएगी। तब डेड बॉडी साम्य अवस्था में चली जाएगी। ठीक है सर, अब मुझे ये बताओ सर, एटीपी का निर्माण करना है। मैंने कहा ठीक है, एटीपी का निर्माण कर दिया सर श्वसन प्रक्रिया में। एटीपी को यूज कहां लेंगे? लो जी, देखो प्रकाश संश्लेषण में नहीं लिया। सोचिए, ऊर्जा उपयुक्त हो रही है? हाँ सर, हो रही है। सोचिए, आपने जाइलम फ्लोएम नाम सुना था। जाइलम पानी को ले जा रहा है, फ्लोएम भोजन को ले जा रहा है। कैसे कैसे ले जाएगा? कैसे ले जाएगा? ऊर्जा खर्च करके। मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्या खर्च हो रही है मेरी? ऊर्जा खर्च हो रही है। यानी एक एक कार्य में क्या खर्च होती है? ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, अपने आप हो रही है क्या? ये अपने आप हो रही हैं? इन दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया प्रकाश और वर्णक, अपने आप हो रही है क्या? ये यहां पर श्वसन करा दिया, ऊर्जा बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, जल निकल गया, ऑक्सीजन, अपने आप हो रही है क्या? नहीं, इनको कोई ना कोई प्रेरित कर रहा है। इनको, इन जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, इन सारी अभिक्रियाओं को कोई ना कोई क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी उपापचय अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन उत्प्रेरित कर रहा है? तो मेरे ख्याल से आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सोचिए कौन? एंजाइम्स। भूल मत जाना। क्या? ये कराने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। ये कराने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। मेरे शरीर की कोशिका में जितने भी कार्य, जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो कराने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? कुछ उत्प्रेरक चाहिए। और एंजाइम जो होते हैं ना, एंजाइम, उन एंजाइमों को हम देसी भाषा में उत्प्रेरक बोलते हैं। अगर 10वीं कक्षा याद आ रही हो तो जैव प्रक्रम एक अध्याय था आपकी 10वीं कक्षा में, शायद पांचवा अध्याय था। यस, साइंस की एक छोटी सी बुक आती थी, याद आ रहा है? जैव प्रक्रम 5वां अध्याय था 10वीं कक्षा में, याद आ रहा है? उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड आता था उत्प्रेरक, याद आ रहा है? टीचर से पूछते थे सर उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या? उत्प्रेरक कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। याद रखना, कौन होते हैं? उत्प्रेरक कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम? ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, उत्प्रेरित करना। अब आप बोलेंगे सर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक ये समझ में नहीं आ रहा। जरा सोचिए, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये मान लो गरम गरम है, गरम गरम है, ये मैंने हाथ पे लगाया, मैं अपना हाथ छिटक दूंगा। यस सर, छिटक दूंगा। ये क्या कर रहा है? मेरे को प्रेरित कर रहा है, मेरे को उत्प्रेरित कर रहा है। क्या? अपना हाथ हटाने के लिए, है ना? यानी किसी चीज को, किसी चीज के अंदर चेंज लाना क्या करेगा? उत्प्रेरणा देगा। सोचिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके अंदर चेंज आ रहा है। क्या आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दियो? यानी मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, मैं आपको उत्प्रेरित कर रहा हूं। अगर मैं नहीं करा, यानी ये मेरी अंदर कमी है कि मैं आपको प्रेरित नहीं कर पा रहा, मैं ढंग से काम नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ही पढ़ना नहीं चाहते हो, इट मींस इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। यानी एंजाइम सही कार्य कर रहा है, वो बुड़बक अभिक्रिया नहीं हो पा रही है। समझे? तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जी थी, एंजाइम एक उत्प्रेरक है जो कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं इन अभिक्रियाओं को जल्दी जल्दी होने के लिए, फास्ट फास्ट होने के लिए। कौन? आपके एंजाइम।
इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलिए सर, सारी चीजें क्लियर हैं। हमारी उपापचय अभिक्रिया उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती है, जिनको उत्प्रेरित करते हैं कौन उत्प्रेरित करते हैं? एंजाइम करते हैं। ये उपापचय अभिक्रिया जिसमें होएगी वो सजीव कोशिका होएगी, और सजीव कोशिका अगर होएगी तो वो असाम्य अवस्था में होएगी, यानी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उस कोशिका के अंदर, उस जीव के अंदर। हमने बोला उपापचय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है सर, एक वो जिसमें निर्माण होएगा, एक वो जिसमें विघटन होएगा। ये दोनों चलती रहेंगी हमारी कोशिकाओं में। ये बिंदास अपना मस्त तरीके से काम हो रहा है हमारी कोशिकाओं में। ठीक है सर अब वापस से हमारे इस टॉपिक पर आ जाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, आखिर ये क्या है? आखिर ये है क्या? अब ध्यान से सुनना, इसको समझना पड़ेगा कि ये प्राथमिक और द्वितीय उपापचयज क्या है ना। पहली बात तो ये समझिए, उपापचय का मीनिंग समझ में आ गया क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है सर, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रसायन उपयुक्त होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं उपापचयज। आप बोलेंगे अच्छा, ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये जो रसायन जो आप यूज में ले रहे हो, इन्हीं हम क्या बोलते हैं? उपापचयज। वे रसायन जो उपापचय अभिक्रिया में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, आप बोलिए सर ये तो मीनिंग समझ में आ गया। सर उपापचय यानी रिएक्शंस, और उपापचय यानी वो रिएक्शंस जिनमें वो केमिकल यूज में आ रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे सर ग्लूकोज एक उपापचय है, मैं बोलूंगा यस। कार्बन डाइऑक्साइड जल उपापचय है, मैं बोलूंगा यस। यहां पर भी एटीपी उपापचय है, यस। यानी वो जितने भी रसायन जो किसी अभिक्रिया में उपयुक्त हो रहे हैं, चाहे वो बन रहे हैं चाहे वो टूट रहे हैं, सभी के सभी क्या कहलाते हैं सर? उपापचय कहलाते हैं। मैंने कहा बिंदास, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर ये तो समझ में आ गया, ये प्राथमिक और द्वितीय का मतलब क्या है? बस यही पढ़ेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। हल्के में मत लीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक उपापचयज। ध्यान से सुनिएगा। वे पदार्थ या वे यौगिक जो उपापचय प्रक्रिया में उपयुक्त होते हैं, आप बोलेंगे क्या? वे पदार्थ या वे यौगिक जो जीवन यापन करने वाली, जीवन यापन या दैनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या दैनिक दिनचर्या बोल सकते हैं। जीवन यापन या दैनिक दिनचर्या में उपयुक्त होते हैं, और जिनका कार्य पता होता है। उन्हें प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। अब फाइनली आप मेरे से पूछेंगे सर क्या सर समझ नहीं आया। ध्यान से सुनो, आप मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको प्रोटीन की जरूरत है? सोच समझकर आंसर देना। क्या आपको प्रोटीन की जरूरत है? आपको सोचो, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हम जिंदा रहेंगे। सोचो, आप बोलेंगे हाँ सर जरूरत है, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं, मर जाएंगे। क्यों सर? अरे मेरे भाई, मैं किससे बना हुआ हूं? कोशिका से। कोशिका की झिल्ली में प्रोटीन है? हाँ सर है। याद करिए, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन होता है? यस सर होता है। अब सोच मेरे भाई, अगर प्रोटीन नहीं है मेरे अंदर
मेरे अंदर मेरी कोशिका में प्रोटीन नहीं है तो झिल्ली का निर्माण नहीं होगा, झिल्ली का निर्माण नहीं होगा तो कोशिका तो मृत हो जाएगी। जरा सोचिए, बिना प्रोटीन के तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। हमारी संरचना बनाती है प्रोटीन। सर प्रोटीन की आवश्यकता है, आवश्यकता है किसमें सर? मेरी दैनिक दिनचर्या में, मेरे जीवन यापन में सर प्रोटीन की आवश्यकता है। क्या मैं इसका कार्य जानता हूं? हाँ सर, ये प्रोटीन जो है इसका कार्य हम जानते ही, हमारा संरचना बना रहा है, हमारी कोशिका की संरचना में भाग ले रहा है। कौन? प्रोटीन। बिल्कुल, हमें इसका कार्य भी पता है और ये जरूरी है ये भी पता है। ये जीवन यापन करने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरी है ये भी पता है। यानी दो चीजें, ऐसे रसायन जो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए, उसका जीवन यापन करने के लिए चाहिए और जिनका कार्य भी पता हो। जैसे प्रोटीन, हाँ सर पता है, ठीक है सर। कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट, यस सर ये भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमें, यस सर। सोचिए, कार्बोहाइड्रेट हमने नहीं पढ़े थे? यस सर पढ़े थे, दिमाग लगाए। सबसे प्रमुख मुख्य स्रोत कौन था ऊर्जा का? सर यही तो थे। ये नहीं मिलेंगे तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? जल्दी से ऊर्जा चाहिए मुझे, ग्लूकोज। याद आ रहा है? आलू खाते हैं हम, भोजन खाते हैं, उसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? जीवन यापन करने के लिए। क्यों खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, जीवन यापन करने के लिए। नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना, बिल्कुल मर जाएंगे। तो जीवन यापन करने के लिए हमें ये चाहिए, यस ये चाहिए, यस ये चाहिए, यस ये भी चाहिए। इसका कार्य नहीं पता? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। इसका कार्य नहीं पता? बिल्कुल पता है। और जरा सोचिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हाँ सर ये भी चाहिए। सोचिए, ये नहीं चाहिए? अरे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी कब आती है? जब एक पीढ़ी से कोई पदार्थ दूसरी पीढ़ी में जाता है। कौन जाता? आनुवांशिक पदार्थ। कौन था? डीएनए था कि नहीं था? नहीं चाहिए। कार्य नहीं पता? पता है। जीवन यापन के लिए नहीं चाहिए। अरे भैया, जिंदा कैसे रहेंगे अगर यही नहीं हुआ? एक नई पीढ़ी कैसे बनेगी अगर ये नहीं हुआ? तो हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए जीवन यापन करने के लिए। हमें इसके कार्य भी पता है। ऐसे रसायनों को हम बोलते हैं प्राथमिक उपापचयज, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जिनके कार्य भी पता है और जिनको जो जरूरी भी है जिंदा रखने के लिए, हमें वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राथमिक उपापचयज। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने अपनी बात कर ली है, सभी के अंदर होते हैं। यस, ये सभी सजीवों में होते हैं, सभी सजीवों में होते हैं। सोचो, एक छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव, उसे कार्य नहीं करना। एक एकल कोशिकीय जीव, उसको जिंदा नहीं रहना, उसको भी ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके अंदर भी ये चीज होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। सोचिए, एक सूक्ष्म जीव, एक बैक्टीरिया, उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसके अंदर लिपिड नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? उसके अंदर भी होता है। यानी ये सारी चीजें एक सूक्ष्म जीव से लेकर एक वृत्त जीव, एक दीर्घ जीव, सभी में मिलती हैं। ये सभी सजीवों में मिलते हैं। कौन? ये प्राथमिक उपापचयज पदार्थ, प्राथमिक उपापचयज रसायन। ठीक है सर, सर समझ में आ गया। अब सर जी, द्वितीय उपापचयज क्या है सर? फिर ये सर, प्राथमिक तो समझ में आ गया, सर ये द्वितीय उपापचयज क्या है? सर जी, ये द्वितीय उपापचयज क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या है द्वितीय उपापचयज? पादप, कवक, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कौन बेटा जी? पादप, कवक और सूक्ष्म जीव। क्या क्या बोले? पादप, कवक और सूक्ष्म जीव जब उपापचय अभिक्रिया करते हैं, उपापचय अभिक्रिया करते हैं, उपापचय अभिक्रिया करते हैं, तो कुछ ऐसे रसायनों का
रसायनों का निर्माण करते हैं, निर्माण कर देते हैं, जो, या मैं बोलूंगा जिनका निश्चित कार्य नहीं होता, लेकिन वे मानव कल्याण के लिए उपयुक्त होते हैं। अब आप बोलेंगे क्या सर? देखिए, बहुत सिंपल सी लाइन में एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा, एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताएं, आज घर पर खाना बनेगा? हाँ सर, बनेगा। उस सब्जी में आप थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए क्या डालते हो? सर, मसाले। डाली आपने, हल्दी मिर्च डाली, मसाले डाले, ठीक है सर, मसाले हमने डाले। कहां से मिले ये मसाले? कहां से मिलते हैं? सर, पादपों से मिलते हैं। पादपों ने क्यों बनाए थे? पादपों को सब्जी बनानी थी। सोचिए, एक पेड़ है, उसको सब्जी बनानी है आज, चलो हल्दी बनाते हैं, सब्जी बनेगी बढ़िया सी। पादपों ने बनाई हल्दी, पादपों से हमें मिली हल्दी, पादप ने क्यों बनाई? उसको सब्जी बनानी थी क्या? नहीं, उसका कोई निश्चित कार्य नहीं था, वो तो बस कुछ काम कर रहा था। एक पेड़ जो था कुछ अभिक्रिया कर रहा था, और अभिक्रिया करते करते ना कुछ ऐसे उत्पाद बन गए जिसकी जरूरत नहीं है पादप को, लेकिन बन गए। उसका कोई निश्चित कार्य नहीं था। वो जो टर्मरिक, वो जो हल्दी है, वो जो आपकी मिर्च है, उसका कोई कार्य था क्या? नहीं, वो तो बस एक पेड़ अभिक्रिया कर रहा था, कोई रिएक्शन कर रहा था अपने शरीर में। एक पेड़, देखो मैं एक पेड़ हूं, मेरी कोशिकाओं में कुछ रिएक्शंस हो रही हैं। हमने बोला उपापचय अभिक्रिया, लेकिन उपापचय अभिक्रिया करते करते कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जिनका कोई निश्चित कार्य नहीं था उस पेड़ के लिए। उस पेड़ के लिए कोई निश्चित कार्य नहीं था, लेकिन हमने उसको उपयोग में ले लिया हमारे कल्याण के लिए। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपापचय पदार्थ, जिनका फंक्शन, जिनका कार्य निश्चित नहीं होता, लेकिन मानव कल्याण के लिए हम उन्हें उपयुक्त कर लेते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? द्वितीय उपापचय। आप बोलेंगे ठीक है सर, उदाहरण लो भैया। पहला उदाहरण दिया मैंने, मसाले। अब जरा सोचे, एक पेड़ ने मसाले इसलिए बनाए कि भैया मानव का कल्याण करना है, उसको चटकारे दिलाने हैं, इसलिए चलो मसाले बनाता हूं। नहीं ना, वो तो कुछ कार्य कर रहा था, उसके अंदर अभिक्रियाएं चल रही थी, वो तो कुछ ऐसे पदार्थ बन गए जो हमने यूज में ले लिए, उसके यूज में नहीं थे। ठीक है सर, और क्या हो सकता है? सर, मसाले बना दिए आपने, और बताएं। जरा ध्यान से सुनिए, आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है रबर? कितने बच्चों ने नाम सुना है गोंद? गोंद वो चिपकाने वाली गोंद नहीं रे, गोंद खाइए कभी। आप बोले गोंद खाने की होती है? यस, ठंड में मेरी मदर जो है, ठंड में ना गोंद के लड्डू बनाती है। आप में से कितने बच्चों ने खाए गोंद के लड्डू? खाए? गोंद पदार्थ पादप से मिलती है। हाँ, चिपचिपी होती है, दांतों में चिपचिपापन लाती है। ये गोंद बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा, ऊर्जावर्धक चीज होती है, हमारे लिए यूजफुल थी। हमने गोंद के लड्डू बनाए। अरे रबड़ घिसते हो, लेटेक्स नाम सुना है? वो पेड़ के लिए क्या था? एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई कार्य निश्चित नहीं था, लेकिन हमारे लिए उपयोगी साबित हो गया। ठीक है जी, गोंद हो गया। और सर, और कहीं ना कहीं टर्पीन, आपने नाम सुना होगा, टारपीन का तेल सुना है? चूल्हा जलाने के लिए पहले टारपीन का तेल यूज में लिया जाता था। ठीक है सर, और जी, और कोई उदाहरण? टारपीन हो गया, समझ में आ गया। सर, फ्लेवेनॉइड
सर ये फ्लेवेनॉइड क्या है? ये फ्लेवेनॉइड आपको कई बार सूजन होती है, सूजन, आयोडेक्स वायोडेक्स मलते हो, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूजन को सही करने में उपयुक्त किए जाते हैं, सूजन को कम करने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। कौन? फ्लेवेनॉइड्स। ठीक है। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड, सर ये एल्केलॉइड क्या होते हैं? जैसे आप सभी ने ये नाम तो सुना होगा, कोकेन, और ये तो पी होगी चाय, चाय में कौन होता है? कैफीन होता है चाय में, कॉफी में कैफीन। हाँ जी। अब ये क्या होते हैं? ये ड्रग्स ही तो होते हैं एक प्रकार के, है ना, जो हमारे दिमाग को तरोताजा कर देते हैं, इच्छा जागृत करते हैं, विचलित करते हैं, सुरसुरी थुरथुरी सी फैला देते हैं। होते कि नहीं होते? अब जरा सोचिए, एक पेड़ ने ये पैदा किए किस लिए? पेड़ को नशा करना था। सोचिए, पेड़ को नशा करना था क्या? इसलिए पैदा किए। आज झूमना है पेड़ को, इसलिए चलो आज कोकेन बनाता है पेड़? नहीं ना भाई, वो तो कुछ ऐसे पदार्थ बन गए उस पेड़ में जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, जिसका कोई निश्चित कार्य नहीं था उस पेड़ में, लेकिन हमारे लिए उपयोगी साबित हो गए। अब आप बोलेंगे सर कोकेन हमारे लिए उपयोगी कैसे साबित होता है? तो बेटा जी, ये आपके कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको आप मेडिकल साइंस में यूज में लेते हैं, सर्जरी में यूज में लेते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया में यूज में लेते हैं। ये आपका 12वीं कक्षा में चैप्टर आएगा ड्रग्स, 12वीं कक्षा में चैप्टर आएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, वहां पर आप पूरे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जी एल्केलॉइड्स, चाय, इच्छा जागृत नहीं होती, चलो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। अरे इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है मेरे भाई, दिन में कम से कम 2 कप चाय तो जरूरी है जी। चलिए, तो ये कुछ ऐसे पता, एक और मेरे को याद आया, क्या? प्रतिजैविक, प्रतिजैविक नाम सुना है ना, पेनिसिलिन नाम सुना है, पेनिसिलिन। यस, ये प्रतिजैविक किससे मिलती है? सर कवक से मिलती है, कवक से मिलती है। क्या मिलती है? प्रतिजैविक मिलती है। जरा सोचिए, एक कवक ने प्रतिजैविक बनाई, कवक के लिए उपयोगी नहीं थी, लेकिन हमने उससे यूज में ले ली, हमारे लिए तो भैया भगवान साबित हुई है ये। न जाने कितने रोगों को दूर करने के लिए हमें मिलती है प्रतिजैविक। ये वो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका कोई निश्चित कार्य हमें ज्ञात नहीं है। ध्यान से सुनना, इनका कोई निश्चित कार्य हमें ज्ञात नहीं है कि क्यों बने, लेकिन हमारे लिए उपयोगी थे, हमने इनको यूज में ले लिया। हमें मिले पादप से, कवक से, सूक्ष्म जीवों से, इनको हमने बोला है द्वितीय उपापचय। ठीक है। और कुछ आया और आकर ये बदल गया। फिर से देखो, ये है सुक्रोज, आया एंजाइम के पास सुक्रोज, और सुक्रोज आकर टूट गया और किस में बदल गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, है ना। तो याद करिए, हमने पढ़ा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनते हैं? सुक्रोज बनते हैं। और सुक्रोज को अगर तोड़ो तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। साहब, ये बनाने का काम, ये तोड़ने का काम कौन करवा रहा है? तो ये सारी क्रिया विधियों को प्रेरित करता है, या तो किसी चीज का निर्माण करने में या किसी चीज को तोड़ने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? आपके एंजाइम। तो बेटा जी, एक एक बिंदु आपने ध्यान से सुनना है एंजाइम के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा, इनको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। ठीक है। अब जरा सोचिए, ये जैव उत्प्रेरक का मीनिंग भी हमेशा, जब भी कुछ भी पढ़ो उसका मीनिंग जरा ध्यान से सुना करो। देखो, वर्ड है जैव, जैव वर्ड यानी सजीव। मैं सजीव हूं, यस, मेरी कोशिका सजीव है, ठीक है। एक सजीव के अंदर या एक सजीव कोशिका के अंदर क्या मिल रहा है? उत्प्रेरक मिल रहा है। उत्प्रेरक का मतलब जो किसी चीज को उत्प्रेरित करेगा, प्रेरित करेगा कोई काम करने के लिए, या तो किसी चीज का निर्माण करने के लिए या किसी चीज को तोड़ने के लिए। जैसे मैंने बोला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़कर सुक्रोज बनाना है, कौन? उत्प्रेरक।
सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाना है, कौन? उत्प्रेरक है जी। तो किसी चीज का निर्माण करना है, यानी सरल घटकों से जटिल चीज का निर्माण करना है, तो भी एंजाइम चाहिए, और जटिल चीज को तोड़कर सरल घटकों में बदलना है, तो भी क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, है ना। अब आप फाइनली पूछेंगे क्यों चाहिए? क्या बिना एंजाइम के दो चीजें जुड़कर जटिल नहीं बना सकती? क्या बिना एंजाइम के एक जटिल चीज टूटकर सरल घटक नहीं बना सकती? बना सकती है, बना सकती है। मैंने बोला ए और बी, मान लो दो चीजें थी, दो रसायन थे, दोनों जुड़कर सी बना रहे हैं, या सी जो है वो टूटकर ए और बी बना रहा है। ये निर्माणकारी अभिक्रिया, याद करिए निर्माणकारी को हमने क्या बोला था? उपचय, याद आ रहा। और ये हमारी विघटनकारी अभिक्रिया जिसमें विघटन हो रहा है, अपचय। सर क्या ये अभिक्रिया हमेशा एंजाइम की उपस्थिति में होती है क्या? मैंने बोला नहीं, बिना एंजाइम के भी हो सकती है। सर जब बिना एंजाइम के हो सकती है तो फिर इनकी जरूरत क्या है, किस लिए चाहिए? तो एक एक करके चीज आएगी। अभी सिर्फ इतना सा समझना क्या कि इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए चाहिए होते हैं कुछ उत्प्रेरक, कुछ कैटलिस्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड याद रखना क्या बेटा जी? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं, किसी रासायनिक प्रक्रिया को करवाने के लिए चाहिए होते हैं। कौन? एंजाइम। चलिए सर ठीक है। अब आगे दूसरा बिंदु, ये एंजाइम शब्द आया कहां से? ध्यान से सुनना, ये एंजाइम शब्द। अच्छा एक और चीज, ये जैव उत्प्रेरक है, ये किसको नियंत्रित करते हैं? ये उपापचय अभिक्रियाओं को, उपापचय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सोचिए, अभी अभी मैंने आपको यही तो बताया कि भैया कोई सरल चीज है वो मिलकर जटिल चीज बना रही है। ठीक है सर, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम उत्प्रेरक था, क्या कर रहा था? दोनों चीजों को जोड़कर जटिल चीज बना रहा था। ठीक है सर, उपचय हो गया। या हमने अपचय कराया, एक जटिल चीज थी, जैसे अभी अभी हमने देखा सुक्रोज, तोड़ दिया ग्लूकोज फ्रक्टोज में। कौन करा रहा है? सर एंजाइम करा रहा है। वो क्या थी? अपचय। उससे पहले वाली उपचय, दोनों मिलकर उपापचय, यानी उपापचय अभिक्रियाओं में सम्मिलित है कौन? एंजाइम। ये उपापचय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? एंजाइम। ये एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। सिंपल शब्द में बोलूं, किसी रिएक्शन को, किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए चाहिए होते हैं एंजाइम। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब हो सकता है वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया निर्माणकारी हो सकता है वो रिएक्शन विघटनकारी हो। ठीक है भैया, चलें आगे। आइए तीसरा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, ये एंजाइम शब्द आया कहां से? एंजाइम का मीनिंग क्या है? आपने ढेर सारे एंजाइम नाम सुने होंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेप्सिन, अमाइलेज, है जी, नाम सुने हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला, ये एंजाइम शब्द का मीनिंग क्या है? कभी सोचा एंजाइम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कहां से आया ये शब्द? तो एंजाइम का मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है, याद रखना, एंजाइम का मीनिंग होता है इन यीस्ट। ये एक लैटिन भाषा से शब्द आया है क्या बेटा जी? एंजाइम। और इस एंजाइम का अर्थ होता है क्या? इन यीस्ट। अब आप बोलेंगे इन यीस्ट, ये क्या मतलब होता है? यीस्ट क्या है? अरे भैया यीस्ट तो पढ़ चुके ना, यीस्ट यानी कवक थी, याद आ रहा है? यीस्ट कौन थी? एक कवक थी। और इनका मतलब उसके अंदर, कवक के अंदर। सर कवक के अंदर, इसका मतलब इन यीस्ट का मतलब एंजाइम इन यीस्ट। आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, इन यीस्ट एंजाइम इसका क्या संबंध है? आइए देखिए, ये तीसरा बिंदु एंजाइम का अर्थ है। एंजाइम शब्द का मीनिंग जो है, जो लैटिन भाषा में था एंजाइम शब्द, उसका मतलब था इन यीस्ट। अब इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनिएगा। चौथा बिंदु, ध्यान से सुनना, एंजाइम से संबंधित चौथा। तीन तो ये हो गए, चौथा बिंदु, एंजाइम की खोज किसने करी? अब थोड़ा सा इतिहास देखने वाले, हिस्ट्री देखने वाले हैं। देखिए बेटा जी, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बुचनर। कौन? बुचनर। एक वैज्ञानिक था जिसने, ध्यान से सुनना, जिसने सर्वप्रथम एंजाइम की खोज करी।
सर्वप्रथम खोज करी, किसकी? एंजाइम की। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर कहां से खोज करी और कौन सा एंजाइम खोजा था? दो प्रश्न बनेंगे, है ना। सर आपने ये तो बता दिया, बुचनर जो था वो वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले खोज करी है, किसकी? सर एंजाइम की। सर कौन सा एंजाइम था और कहां से खोज करी थी, है ना। तो बेटा जी उस एंजाइम का नाम था जाइमेज। अपने दिमाग में फिट कर लेना, सबसे पहला जो एंजाइम खोजा गया था उसका नाम था जाइमेज। ठीक है, और कहां से खोजा था? यीस्ट में खोजा था, यानी यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया था। यीस्ट कौन? कवक के अंदर डिस्कवर किया था। अब दिमाग लगाओ, ये शब्द एंजाइम कहां से आया होगा? इन यीस्ट का मतलब क्या होगा? यीस्ट के अंदर मिल रहा था या यीस्ट उत्पन्न कर रहा था एक एंजाइम जिसका नाम था जाइमेज, जो सबसे पहले खोजा था बुचनर ने, यीस्ट में खोजा था। इस वजह से नाम पड़ा था क्या? एंजाइम, क्योंकि सबसे पहला एंजाइम इसमें खोजा गया था। किसमें? यीस्ट में। इसीलिए एंजाइम का मीनिंग क्या होता है? इन यीस्ट। बताएं, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? याद रहेगा? भूलेंगे तो नहीं। तो ये याद रखना, बुचनर वो वैज्ञानिक था जिसने इन द यीस्ट यानी यीस्ट के अंदर खोज करी थी, किसकी? एंजाइम की। सबसे पहला एंजाइम कौन सा? जाइमेज। जाइमेज करता क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना सा हिंट दे रहा हूं। ये एक विधि होती है जो आपने सुनी होगी जिसका नाम होता है किण्वन। किण्वन सुना है? फर्मेंटेशन सुना है? जिसमें कहीं ना कहीं हम स्टार्च से लास्ट में क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल। ठीक है, वो करवाने में सहायता करता है कौन? जाइमेज। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा, जाइमेज एंजाइम यीस्ट में खोजा था। किसने खोजा था? बुचनर ने खोजा था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा था क्या? एंजाइम, क्योंकि एंजाइम का अर्थ ही क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? इन यीस्ट। ठीक है सर। पांचवा बिंदु ध्यान से सुनना। सर एंजाइम की खोज तो कर दी, लेकिन एंजाइम शब्द किसने दिया था? तो दूसरा वैज्ञानिक याद रखना है आपने, कुन्हे। याद रखना, दूसरा वैज्ञानिक कुन्हे, जिन्होंने शब्द दिया था क्या? एंजाइम। ठीक है, इन्होंने शब्द दिया क्या? एंजाइम। ठीक है, तो देखिए बुचनर ने खोज करी किसमें? यीस्ट में, और इन्होंने शब्द दिया एंजाइम। इन्होंने बोला तूने यीस्ट में खोज करी है ना, चलो इन यीस्ट से संबंधित जो वर्ड लैटिन भाषा में मिला वो मिला एंजाइम। इन्होंने नाम धर दिया, इन्होंने नाम रख दिया क्या? एंजाइम। तो आपसे सिंपल तरीके से कोई भी पूछे कि एंजाइम शब्द किसने दिया? कुन्हे अंकल ने। एंजाइम की खोज किसने करी है? बुचनर अंकल ने। किसमें? यीस्ट में। भूल मत जाइएगा। चलें आगे, नो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? आगे चले, आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे कितने बिंदु हो गए? सर हमारे ये टोटल 5 बिंदु हो गए। एक बार रिवाइज करा दो जल्दी से, फटाफट देखिए। हमने बोला एंजाइम क्या है? सर ये एक जैव उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का मतलब जो किसी चीज को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए। किसको प्रेरित कर रहे हैं? सर ये अभिक्रियाओं को, रिएक्शंस को। कौन सी अभिक्रियाओं को? सर उपापचय अभिक्रियाओं को प्रेरित कर रहे हैं होने के लिए। या तो किसी चीज का निर्माण करने में इनकी आवश्यकता है, प्रेरित कर रहे हैं निर्माण करने के लिए, या सर किसी को तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कौन? एंजाइम। हमने बोला ठीक है, यानी उपापचय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हमने कहा ठीक है। एंजाइम का मतलब क्या था? इन यीस्ट। क्यों बोला? क्योंकि इनकी खोज किसने करी थी? सबसे पहले बुचनर ने। किसमें? यीस्ट में खोज करी थी। जो पहला एंजाइम जो खोजा था वो जाइमेज था। कुन्हे ने नाम दे दिया क्या? एंजाइम, क्योंकि सबसे पहले खोज किसमें हुई थी? यीस्ट में हुई थी। ठीक है सर, ये थे हमारे सिंपल से 5 बिंदु। बताइए यहां तक की चीज समझ में आ गई? चले आगे, आइए अब छठा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। अब छठा बिंदु जो हम पढ़ने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है। स्टार बना देता हूं बच्चे। ये प्रश्न नीट में पूछा गया है कई दफा। ये एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? इनका नेचर क्या होता है? इनकी अगर मैं प्रकृति की बात करूं, इनके नेचर की अगर मैं बात करूं, तो ये होते क्या है? क्या ये न्यूक्लिक अम्ल हैं? क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं?
ये है क्या? क्या ये लिपिड्स है? क्या ये प्रोटीन है? क्या है ये? है क्या एंजाइम? तो बेटा जी आपने सीधे सीधे शब्दों में याद रखना है। क्या लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं। चलो सर इतना समझ में आ गया क्या कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? वो प्रोटीन होते हैं। लेकिन सर आपने लगभग क्यों लिखा? क्योंकि इसका एक अपवाद भी है। क्या? ध्यान से सुनना, प्रश्न जो पूछा जाता है वो अपवाद से पूछा जाता है। क्या? एक एंजाइम, ध्यान से सुनना, एक एंजाइम है जिसका नाम आपने याद रखना है बाबू, जिसका नाम है राइबोजाइम। एक एंजाइम, भूल मत जाना, राइबोजाइम। एक ऐसा एंजाइम, ध्यान से सुनना, जो प्रोटीन नहीं है, वो एक आरएनए है। अब आप खुद सोचिए आरएनए क्या थे सर? न्यूक्लिक अम्ल थे, हमने पढ़ा था। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के थे, डीएनए आरएनए थे ना, जिसमें से एक आरएनए एक एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है, यानी किसी अभिक्रिया को संपन्न कर रहा है। कौन? एक आरएनए। और वो आरएनए एक एंजाइम की तरह कार्य कर रहा है जिसका नाम है राइबोजाइम। बाकी सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। क्या ये चीज फिट हो जाएगी दिमाग में? क्या ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा? फिर से बोलूं, फिर से सुनना। क्या? सपोज मेरे कमरे में मैंने एंजाइम रखे हुए हैं, 100 एंजाइम रखे हुए हैं, ठीक है। इन 100 एंजाइमों में से 99 एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है। एक एंजाइम ऐसा था जो प्रोटीन नहीं था, जिसका नाम है राइबोजाइम, जो कौन है? आरएनए। खत्म, इतनी सी बात। तो आपने याद रखना है सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अपवाद स्वरूप याद रखना राइबोजाइम, भूल मत जाना। नीट में प्रश्न पूछा गया है राइबोजाइम क्या होता है? एक प्रकार का आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डनाडन डन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। अब सर इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम देखें कि सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। अब थोड़ा सा हमें ना बैक गियर लगाना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसी चैप्टर में और प्रोटीन याद करने पड़ेंगे। कितने बच्चों को याद है प्रोटीन? किससे बने हुए थे प्रोटीन? सर न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए थे। मैंने कहा हाँ जी है, न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए थे। किससे बने हुए थे प्रोटीन? सर अमीनो अम्ल से बने हुए थे, न्यूक्लिक अम्ल से नहीं। किससे? अमीनो अम्ल से। चल आइएगा, कितने बिंदु हो गए? 6 बिंदु हो गए ना। हम 7वां बिंदु समझने से पहले याद करिए, प्रोटीन पढ़ा था, किससे बने हुए थे? सर अमीनो अम्ल से बने हुए थे। याद आ रहा है? अमीनो अम्ल कार्बन था जिसपे अमीन समूह था, कार्बोक्सिलिक समूह था, हाइड्रोजन था और परिवर्तनशील समूह था। उस परिवर्तनशील समूह में बदलाव करते 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 कई तरह के आपके क्या बने थे? अमीनो अम्ल। 300 से ज्यादा अमीनो अम्ल हमारे अंदर मिलते हैं, जिसमें से 20 अमीनो अम्ल क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। आपको याद आ रहा है प्रोटीन की? अब जब हमने संरचना देखी थी तो हमने 4 प्रकार की संरचना देखी थी। एक प्राथमिक सीधी श्रृंखला, एक द्वितीय कहीं ना कहीं कुंडलित थे और शीट के रूप में थे, एक तृतीय संरचना कहीं ना कहीं अपने ऊपर कुंडलित खा लेती, अपने ऊपर कुंडलियां खा लेती है, वो प्राथमिक संरचना, जिससे तृतीय संरचना बनी थी, गोलाकार संरचना थी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? याद आ रहा है? सर ये थी प्राथमिक संरचना जिसमें कई सारे अमीनो अम्ल हैं, एक सीधी श्रृंखला में मिल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है ये तृतीय संरचना? इस तरीके से कोई तृतीय संरचना है, पढ़िएगा अपनी एनसीईआरटी को, ध्यान से पढ़ा करो। अब ना इस संरचना पर हमें थोड़ा सा ना फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या है? सर ये एक श्रृंखला है कई सारे अमीनो अम्ल की, जिसको हमने पॉलीपेप्टाइड बोला था। याद आ रहा है? क्या बोला था? पॉलीपेप्टाइड। क्योंकि अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध था? सर पेप्टाइड बंध था। ये क्या थी? एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ये सीधी सीधी श्रृंखला है, लेकिन यहां पर ना ये आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी एक गोलाकार संरचना बनी थी। ये टर्शरी तृतीय संरचना थी, ये प्राथमिक थी। ठीक, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं। इस तृतीय संरचना को देखें
और देखें ये अमीनो अम्ल एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से खाली सी जगह बन रही है। ये देखो ये खाली सी जगह बन रही है। यस सर। ये खाली सी जगह बन रही है। यस सर। ये खाली सी जगह बन रही है। यस सर। ये खाली सी जगह बन रही है। हाँ जी सर, बन रही है। यानी कुल मिलाकर मैंने बोला ये देखो ये सीधी चेन है, सीधी श्रृंखला। अब इसी श्रृंखला को अगर मैं ऐसे कर दूं तो कुछ थैलीनुमा संरचना नहीं बन रही है? हाँ सर, बन रही है। समझ में आया? और सिंपल तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब जरा सोचिए ये जो संरचना, ये जो खाली जगह जो है, क्या एक थैली जैसी जगह, एक खाली गड्ढा सा है, थैली सी है, इसको बोला जाता है सक्रिय स्थल। क्या बोला जाता है? एक्टिव साइट। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा आपको फोकस तो करना पड़ेगा बेटा, समझना तो पड़ेगा। क्या बोला हमने? एंजाइम क्या है? प्रोटीन। आपने बोला ठीक है सर। प्रोटीन की ये कौन थी सर? प्राथमिक संरचना। मैंने कहा ठीक है। ये कैसी है? तृतीय संरचना। आपने बोला ठीक है। प्राथमिक संरचना को सिंपल तरीके से ऐसे समझाया, एक सीधी सीधी संरचना है। ठीक है सर। तृतीय संरचना जो थी उसमें क्या हो रहा था? फोल्डिंग हो रही थी, फोल्ड हो रही थी ये चेन, ये श्रृंखला। ये देखे ऐसे गई, फिर फोल्ड हो गई, फिर जाएगी, फिर ऐसे घुमाव पैदा होंगे, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी संरचना पैदा होगी। हाँ, जिसकी वजह से कुछ खाली खाली गड्ढे से बनेंगे। हाँ जी सर, बनेंगे। अब ये जो खाली गड्ढे हैं इस संरचना में, ये जो खाली जगह जो है, ये खाली जगह जो है, ये खाली जगह जो है, ये खाली जगह क्या कहला रही है सर? ये एक्टिव साइट कहलाती है, सक्रिय स्थल कहलाती है। किसकी सर? इस प्रोटीन की संरचना की। ये प्रोटीन था, इसकी संरचना की ये खाली खाली जगह क्या कहला रही है? एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल कहला रही है। और ये प्रोटीन एक एंजाइम है। ये प्रोटीन क्या है सर? एंजाइम है। सर आपने अभी अभी बोला कि एंजाइम लगभग सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हमने बोला ठीक है सर, समझ में आया। आपने बोला ये एंजाइम है, ये एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? तृतीय संरचना है। ठीक है सर। जब तृतीय संरचना बनती है तो क्या होती है? वो जो सीधी श्रृंखला थी ना प्राथमिक, वो क्या करती है? कुंडलियां खाती रहती है, और कुंडलियां खाते 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 कुछ ऐसी संरचनाएं बनाती है जिसकी वजह से गड्ढे पैदा हो जाते हैं। यहां पर कुछ थैलीनुमा संरचनाएं पैदा हो जाती हैं। इन गड्ढों को, इन थैलियों को हमने बोला है क्या? सक्रिय स्थल। तो बाबू मुझे बस इतनी सी बात बता दो, क्या एंजाइम प्रोटीन था? आपने बोला यस। क्या एंजाइम जो प्रोटीन था, क्या वो एक तृतीय संरचना है? यस। यस। क्या एंजाइम जो मिलते हैं वो किस संरचना के रूप में मिलते हैं? तृतीय संरचना के रूप में मिलते हैं। क्या उस एंजाइम में सक्रिय स्थल है? यस, बिल्कुल है। कितने सक्रिय स्थल हो सकते हैं? देखो, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। देखो, मान लो ये सीधी सीधी श्रृंखला थी, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये सीधी सीधी श्रृंखला थी, ये प्राथमिक संरचना है। ठीक है भैया, ये देखो ये द्वितीय संरचना है। याद आ रही है? याद आ रही है? द्वितीय है ना सर? द्वितीय में भी तो है। ये देखो पॉकेट बन गया, पॉकेट, खाली जगह, थैली सी बन गई है। ये थैली सी बन गई है, ये थैली सी बन गई है। यस सर, थैली बन रही है, बिल्कुल बन रही है। जरा सोचिए, यही संरचना इस तरीके से बार 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 कुंडली अगर खाए तो अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे? सक्रिय स्थल बनेंगे, नहीं बनेंगे? बस अब समझ में आ गया। सिंपल सी चीज थी। ये सीधी सीधी रोड है, इस पे कोई गड्ढे नहीं है। ये रोड थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई जिसकी वजह से अंदर गड्ढे बन गए हैं, और ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो बहुत सारे गड्ढे बन गए हैं। इन्हीं गड्ढों को, इन्हीं खाली जगहों को, इन्हीं को ही हमने बोला है क्या? सक्रिय स्थल। तो एंजाइम में क्या मिलता है? सक्रिय स्थल मिलता है। बाबू इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? ये जो सक्रिय स्थल था ये कुछ थैली नुमा संरचना होती है, सक्रिय स्थल। अब आप बोलेंगे सर ये काम क्या करती है? सर ये काम क्या करती है? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझते हैं इस चीज को। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एंजाइम के
फंक्शन पढ़ने से पहले एंजाइम करता क्या है, एंजाइम होता क्या है, ये तो समझ में आ गया सर। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें सक्रिय स्थल होता है। सक्रिय स्थल वो खाली जगह थी जो कैसे बनी थी, कहीं ना कहीं अमीनो अम्ल पास पास आ गए थे। ये देखिए, ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल पास पास है क्या? ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला पास पास है क्या? नहीं, दूर दूर है। लेकिन जरा सोचिए, ये और ये पास पास कैसे आ सकते हैं? जब ये श्रृंखला मुड़ जाए। सोचो यहां से ये कैसे पास पास आएंगे? ये दो लाल लाल पास पास कैसे आएंगे? सर जब ये मुड़ जाए। मैंने कहा हाँ। सर जब ये मुड़ जाएगा तो सर खाली जगह बनेगी। मैंने कहा हाँ, और इसी खाली जगह को हमने बोला सक्रिय स्थल। सर अब समझ में आ गया, सक्रिय स्थल पूरा डंडना डंडन क्लियर है। क्या है सर ये सक्रिय स्थल? क्या काम करेगा ये सक्रिय स्थल? इसमें क्या होएगा? सक्रिय स्थल क्यों बोला है सब समझाऊंगा। इजी नहीं है ये टॉपिक, बहुत डिटेल में है, एक एक करके चीज समझनी पड़ेगी। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एंजाइम का कार्य समझने से पहले, एंजाइम की क्रिया विधि समझने से पहले, एंजाइम कार्य कैसे करता है वो सारी चीजें समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक जो होते हैं यानी केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेटा जी दो तरीके से मैं बोलूंगा बदलाव आते हैं उनमें। रासायनिक कंपाउंड्स में दो तरीके से बदलाव आते हैं। ध्यान से सुनना एक एक चीज को। क्या कि जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, उनमें दो प्रकार के बदलाव आते हैं। सर कौन से बदलाव? एक होते हैं भौतिक बदलाव, और एक होते हैं रासायनिक बदलाव। रासायनिक बदलाव, ठीक है सर। भौतिक बदलाव का मतलब, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सोचिए ये एक रसायन है, ये एक रसायन है जिसकी आकृति गोलाकार थी, ठीक है सर। एक रसायन है, एक कंपाउंड है, एक केमिकल है जिसकी आकृति जो थी वो गोलाकार थी। हमने बोला ठीक है। अब हमने ना क्या किया, इसकी आकृति को बदल दिया, त्रिकोणीय हो गई है। क्या आपको बदलाव नहीं दिख रहा? आप बोलेंगे ये सर बदलाव दिख रहा है। कैसा बदलाव दिख रहा है? क्या इसमें कोई बंध टूट रहे? नहीं सर। क्या रसायन में कोई बंध बन रहे, कोई टूट रहे? नहीं, केवल आकार बदल रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, केवल आकार में बदलाव आ रहा है, ठीक है। एक और उदाहरण देखो। सर तरल है, एक तरल है। मैंने कहा ठीक है, इस तरल को कहीं ना कहीं हमने निम्न तापमान दिया तो ये ठोस हो गया। कैसा हो गया सर? ये ठोस हो गया। कैसा हो गया मेरे भाई? ठोस हो गया। जैसे हमने पानी को फ्रिज में रखा, पानी क्या था? तरल था। डालने के बाद निम्न तापमान दिया, कैसा हो गया? बर्फ जम गई, पानी से बर्फ बन गई। सर क्या ये बदलाव नहीं है? बिल्कुल बदलाव है। जरा सोचिए, क्या इसमें आकार में बदलाव आ रहा है कि अवस्था में बदलाव आ रहा है? सर यहां पर अवस्था में बदलाव आ रहा है। यानी ऐसे बदलाव, ऐसे चेंज, ऐसे परिवर्तन जो या तो आकार में परिवर्तन होंगे या अवस्था में परिवर्तन होंगे, ऐसे बदलाव क्या कहलाते हैं? आपके फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक बदलाव, ठीक है सर। आकार बदल दो किसी का, जैसे भाई सोचो आपके पास प्लास्टिक है। हाँ जी सर है। एक प्लास्टिक आपके पास है? हाँ जी सर है। उस प्लास्टिक गोल एक ट्यूब थी प्लास्टिक की। हाँ जी ठीक है। ये प्लास्टिक है, सोचो ये प्लास्टिक है, ठीक है। इसको मैंने गर्म तापमान दिया और इसको मोड़ दिया। क्या हुआ सर? आकार में बदलाव आ गया, आकार बदल गया। मैंने कहा ठीक है। और उसी इसका उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, क्या? जल से बर्फ बना देना, ठीक है सर।
यानी अगर आप आकार में बदलाव करते हो, आप अवस्था में बदलाव करते हो, तो ऐसे बदलावों को हम क्या बोलते हैं? भौतिक बदलाव, जिसमें कोई बॉन्ड चेंज नहीं हो रहा, जिसमें कोई बंध नहीं टूट रहा, बंध नहीं बन रहा, ऐसे बदलाव क्या कहलाते हैं? बंध, 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 याद रखना, बॉन्ड्स ना टूटते हैं ना बनते हैं, ऐसे बदलाव क्या कहलाते हैं? भौतिक बदलाव। या तो आकार में या अवस्था में जब बदलाव आते हैं तो उनको हम बोलते हैं भौतिक बदलाव। लेकिन 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 कुछ ऐसे बदलाव जिसमें बंध या तो बनते हैं, बंध या तो टूटते हैं, किसमें? रसायनों में, केमिकल्स में, या तो बंध बनते हैं या बंध टूटते हैं, ऐसे बदलाव क्या कहलाते हैं? रासायनिक बदलाव। और ये रासायनिक बदलाव जब आते हैं तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कई बच्चे ये पूछते हैं, सर अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? आप पूछते ना, सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे बदलाव जिनमें या तो बंध टूटते हैं या बनते हैं, ऐसे बदलाव जिससे एक रसायन दूसरे रसायन में चेंज होता है, एक केमिकल, एक रासायनिक यौगिक दूसरे रासायनिक यौगिक में बदलता है, किससे? या तो बंध के बनने से या बंध के टूटने से। ऐसे बदलावों को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बदलाव। और जब ये आते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक बदलाव। अब आप बोलेंगे सर जैसे, आइए रासायनिक अभिक्रिया में दिखा देता हूं आपको। रासायनिक अभिक्रिया, यही बोला ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? हमने बोला सर ऐसे बदलाव जिसमें किसी रसायन में या तो बंध बनते हैं या बंध टूटते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बुक पढ़ा कर उसमें दिया हुआ ये एग्जांपल। बेरियम हाइड्रोक्साइड को गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, गंधक यानी सल्फर, सल्फर का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया जब करते हैं तो कुछ बदलाव आते हैं, बॉन्ड्स चेंज होते हैं, बॉन्ड्स में चेंज आते हैं, बंध में बदलाव आते हैं, और क्या बन जाता है मेरे भाई? बेरियम सल्फाइड। क्या बना बच्चों? बेरियम सल्फाइड बन गया। ठीक है, अब और साथ में दो जल के अणु भी निकलते हैं। आप मुझे बताओ, ये एक रासायनिक था, ये एक रसायन था, यस सर, ये एक रसायन था, यस सर। क्या इन दोनों को जोड़कर हमने ये बनाया? हाँ जी सर। इमेजिन करो, क्या यहां पर ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं बंध बने, टूटे, जो भी हुए, क्या रासायनिक बदलाव नहीं हुआ? क्या आकार में बदलाव हुआ? क्या अवस्था में बदलाव हुआ? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक बदलाव हुआ है, बंधों का बनना या बंधों का टूटना हुआ है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैंने कहा बंधु बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं, वेल डन। जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। अब आप मुझे बताओ, ये जो अभिक्रिया जो है, क्या ये कार्बनिक अभिक्रिया है कि अकार्बनिक अभिक्रिया है? सर जी ये कार्बनिक अभिक्रिया है। सर हाइड्रोकार्बन्स तो है नहीं यहां पर, कार्बन हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहां पर, सीधी सी बात है। ये कैसी अभिक्रिया? अकार्बनिक। यानी रासायनिक अभिक्रिया भी दो प्रकार की, एक अकार्बनिक अभिक्रिया और सर एक होती है कार्बनिक अभिक्रिया। कार्बनिक अभिक्रिया, सर कार्बनिक अभिक्रिया क्या होगी बेटा? जिसमें कार्बनिक पदार्थों में बदलाव आएगा, कार्बनिक पदार्थों में बंधों का बदलाव आएगा। जैसे सिंपल सी बात है, आप भोजन खाते हो, यस सर। रोटी खाते हो, यस सर। रोटी में क्या होता है? सर स्टार्च होता है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, याद करिए स्टार्च, याद आ रहा है? लगभग लगभग मैंने आपको बताया था, लगभग लगभग 300 या मैंने बोला था लगभग 280 से 330
ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर एक स्टार्च बनाए थे, याद आ रहा है? एक सीधी श्रृंखला थी, अमाइलोज थी, और शाखित संरचना थी अमाइलोपेक्टिन, याद आ रहा है कुछ था? तो जरा सोचिए, मैंने रोटी खाई, रोटी यानी रोटी में क्या था? स्टार्च था। ये स्टार्च हमारे अंदर गया और टूटा किसमें? माल्टोज में। अब सर माल्टोज क्या था? माल्टोज डाइसेक्राइड था। एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलकर क्या बनते हैं? माल्टोज बनते हैं। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या यहां पर आकार में बदलाव आएगा? क्या यहां पर अवस्था में बदलाव आएगा? ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ठोस ठोस में बदल रहा है, आकार सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, क्या बंधों का टूटना हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे ग्लूकोज थे, बहुत सारे ग्लूकोज थे, उनके बीच में बंध टूटे और दो दो ग्लूकोज के अणु मिलकर क्या बने? माल्टोज बने। ऐसे बहुत सारे क्या बने? माल्टोज बने। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या ये एक रासायनिक अभिक्रिया है? यस सर, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और ये जो अभिक्रिया है ये अकार्बनिक है क्योंकि हाइड्रोकार्बन नहीं थे। ये सर कार्बनिक है क्योंकि ये इसमें कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि एंजाइम क्या करने वाले हैं। सर एंजाइम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं। एंजाइम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने वाले। रासायनिक अभिक्रियाएं भौतिक अभिक्रियाओं से अलग होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बदलाव आते हैं और भौतिक क्रियाओं में भौतिक बदलाव आते हैं। भौतिक बदलाव यानी आकार में बदलाव या अवस्था में बदलाव। रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक बदलाव का मतलब बंधों में बदलाव। ये रासायनिक अभिक्रिया कार्बनिक भी हो सकती है, अकार्बनिक भी हो सकती है, और इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होंगे कौन? एंजाइम। क्या करेंगे? इन अभिक्रियाओं को संपन्न करेंगे कौन? एंजाइम। अब ध्यान से सुनना, देखिएगा जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं एंजाइम की। ये कौन से बिंदु हो गया बेटा जी? ये हमारा 7वां बिंदु था और ये हमारा 8वां बिंदु था। हमने पढ़ा रासायनिक यौगिक जो होते हैं उनमें दो तरीके के बदलाव आते हैं, या तो भौतिक या रासायनिक। रासायनिक बदलाव आएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया, दो प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया। ये बता दिया। अब नवा बिंदु समझने के लिए कि एंजाइम आखिर करते क्या है, एंजाइम की आवश्यकता क्यों है, एंजाइम जब अपना काम कर देता है तो उसके बाद उसका क्या होता है। बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न होंगे। सर एंजाइम आखिर करता क्या है, क्या करता है? ये मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी, ध्यान से देखना बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनता है कार्बनिक अम्ल। क्या बनता है? कार्बनिक अम्ल। क्या बना? कार्बनिक अम्ल बना। ठीक है, ठीक है। देखिएगा बेटा जी, यहां पर यह अभिक्रिया इसको इसके साथ जोड़ने में और ये बनाने में मैंने एंजाइम उपयोग में नहीं लिया। चलो ठीक है सर, क्या बिना एंजाइम के दो यौगिक आपस में जुड़कर एक जटिल पदार्थ बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं, बन रहा है। लेकिन कितना बन रहा है? ध्यान से सुनना। लगभग 1 घंटे में 200 अणु बन रहे हैं। किसके? इसके। ठीक है, कार्बनिक एसिड के, कार्बनिक अम्ल के कितने बन रहे हैं? 200 अणु बन रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कितने में? 1 घंटे में। कब? जब हमने एंजाइम यूज में नहीं लिया। ठीक है सर। दूसरी परिस्थिति देखो। अब हमने क्या किया? अब हमने इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, और जोड़कर हमने क्या बनाया? वापस से कार्बनिक अम्ल बनाया, कार्बनिक एसिड बनाया। ठीक है। अब सर ये जो कार्बनिक अम्ल बनाया गया ये एक एंजाइम की उपस्थिति में बनाया गया है। नीट में कई दफा ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। इन दोनों को जोड़कर ये बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज में आता है? भूल मत जाना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद रखना, कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम था जिसने इन दोनों अभिकारकों को, याद रखना,
क्या है ये? अभिकारक है। ठीक है, इन दोनों अभिकारकों को जोड़कर उत्पाद बनाया। यहां पर भी ये अभिकारक थे, लेकिन बिना एंजाइम के ये एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बंधों का तोड़ना जोड़ना हो रहा था, इन दोनों के बीच में बन रहा था कार्बनिक अम्ल तब भी। लेकिन कितनी देर में? सर 1 घंटे में 200 अणु बने थे। किसके? कार्बनिक अम्ल के। यहां पर एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? इस एंजाइम की उपस्थिति में लगभग 6 लाख अणु बन रहे हैं। आप बोलेंगे सर 1 घंटे में? 1 सेकंड में, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 लाख अणु बन रहे हैं। किसके? कार्बनिक अम्ल के। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। अगर ये नहीं था एंजाइम तो कितने बन रहे थे? 1 घंटे में 200 अणु बन रहे हैं। अब प्रभु जरा सोचिए एंजाइम का कार्य क्या था। क्या मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल सकता हूं कि एक एंजाइम किसी अभिक्रिया को फास्ट कर देता है? एक एंजाइम किसी अभिक्रिया को तेजी से बढ़ाकर, तेजी से संपन्न कराकर उत्पाद बना देता है। बोल सकता हूं जहां एक उत्पाद कितने महीने लगा सकता था बनने में, सालों लगा सकता था बनने में, वही वो कुछ सेकंड्स में बहुत सारे अणुओं के रूप में बन रहा है, नहीं बन रहा। तो याद रखना एंजाइम एक उत्प्रेरक होते हैं, एक कैटलिस्ट होते हैं, एक प्रेरित करने वाली संरचनाएं हैं जो किसी रिएक्शन को, जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को, चाहे वो अकार्बनिक हो चाहे वो कार्बनिक है, उसको तेजी से संपन्न कराते हैं और जल्दी से उत्पाद बना देते हैं। ये होते हैं आपके क्या? एंजाइम। A to Z चीज समझ में आई कि नहीं आई? जरा जल्दी से मुझे बताइए। यहां तक की सारी चीज समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे, जरा जल्दी से मुझे बताएं। चलें आगे। चलिए सर, इतनी सी बात समझ में आ गई कि एंजाइम क्या कर रहे हैं? किसी अभिक्रिया को तेजी से संपन्न करा सकते हैं ताकि जल्दी से उत्पाद बन जाए। इसीलिए हमने इनको क्या बोला है? जैव उत्प्रेरक बोला है। क्यों? क्योंकि ये लिख लीजिए क्या? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रक्रिया को तेजी से संपन्न कराकर उत्पाद बना सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? अब नेक्स्ट बिंदु ध्यान से सुनना। नेक्स्ट बिंदु मेरे भाई, क्या ये एंजाइम बहुत सारी मात्रा में चाहिए होते हैं? क्या ये एंजाइम बहुत सारी मात्रा में चाहिए? नहीं, ये बहुत निम्न मात्रा में चाहिए होते हैं। 10वां बिंदु याद रखना, ये निम्न मात्रा में उपयोग में लिए जाते हैं। यानी थोड़ी सी मात्रा में एंजाइम अपना काम करके बस टाटा बाय बाय कर सकता है। थोड़ी सी मात्रा में एंजाइम लिया, उसने इस अभिक्रिया को संपन्न किया। और एक और चीज याद रखना, ये सबसे तेज, इस पृथ्वी पर सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है ये वाला कार्बोनिक एनाइड्रेज। फटाफट काम करता है। आप बोलेंगे सर हमारे अंदर होता है? यस, हमारे अंदर होता है। सर कहां पर होता है? ये जो काम आप देख रहे हो ना, ये वाला काम, ये हमारी आरबीसी के अंदर होता है। किसके अंदर? हमारी अंदर आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, उसके अंदर होता है ये एंजाइम। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ जोड़कर कार्बनिक अम्ल बनाता है। भूल मत जाना, हमारी आरबीसी में होता है और बहुत तेजी से काम करता है। भूल मत जाइएगा। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। सर ये एंजाइम क्या कर रहे थे ये तो समझ में आ गया, अब कैसे कार्य कर रहे हैं ये तो समझ में आ गया कि सर एंजाइम जो होते हैं क्या कर रहे थे, ये तो समझ में आ गया कि ये एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। यहां पर लिख देता हूं, एंजाइम क्या थे? जैव उत्प्रेरक थे जो किसी अभिक्रिया को तेजी से संपन्न करते हैं। तेजी से संपन्न करते हैं।
ठीक है सर, समझ में आ गया। ये क्या थे? एक जैव उत्प्रेरक थे। ये हमारी जो अभिक्रियाएं हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं, चाहे कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, उनको तेजी से संपन्न करते, जल्दी से उत्पाद बना देते। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर कैसे करते हैं, करते कैसे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये हम हालांकि बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 11वां बिंदु, एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एंजाइम कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। सपोज ये एक एंजाइम है। कौन है? एंजाइम। ई बना दिया, ई से एंजाइम। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है, इसकी ये वाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह कौन होगी? जरा जल्दी से मुझे बताओ, कौन होगी? सर ये सक्रिय स्थल होएगा। मैंने कहा भाई वाह, सक्रिय स्थल है, सक्रिय क्षेत्र है, एक्टिव साइट है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर एंजाइम का कार्य क्या था? सर किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक है, जिसको हम क्रियाधार भी बोलते हैं, चाहे देखो जैसे ये है, ये है, ये क्या है? सर ये क्या है? इनको हम अभिकारक भी बोल सकते हैं या इनको हम क्रियाधार भी बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, और इनसे जो हम बना रहे हैं ये क्या है? सर ये उत्पाद है, सर ये प्रोडक्ट है। और ये कौन था? सर ये एंजाइम था। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने बोला ये क्या है? सर ये एंजाइम है। और ये थे बेटा जी हमारे कौन? सर ये अभिकारक है या क्रियाधार है। वही कार्बन डाइऑक्साइड और जन मान लू, लो जी सर ये हमारे क्रियाधार है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होंगे? ये क्रियाधार किसके साथ जुड़ेंगे? सर एंजाइम के साथ जुड़ेंगे। क्रियाधार को हम क्या बोलते हैं? एस, सबस्ट्रेट। और एंजाइम को हम बोलते हैं ई। ई, ई कौन? एंजाइम। एस कौन? क्रियाधार। ठीक है, ठीक है। ये कौन? ये कौन है? ई यानी एंजाइम, एस यानी अभिकारक या क्रियाधार। कौन किसके साथ में जुड़े? सर ये अभिकारक या ये जो क्रियाधार जो है, सबस्ट्रेट जो है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ जुड़े। ये लो जोड़ देते हैं। बताएं क्या ये संरचना? कुछ ऐसी नहीं होगी? हाँ सर ऐसी हो गई। सर कौन जुड़ गए? सर एस किसके साथ जुड़ गया? सर ई के साथ। तो जरा सोचिए, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बना, ई एस कॉम्प्लेक्स। एंजाइम क्रियाधार, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बना। हाँ सर बन गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा? अब ये एंजाइम इन अभिकारक में केमिकल चेंज लाएगा, कुछ बंधों का बदलाव लाएगा, कुछ संरचनात्मक रूप से चेंज करेगा, इनमें बॉन्ड्स में चेंज करेगा। इन दोनों को जोड़कर फटाफट क्या बना देगा? उत्पाद बना देगा। बस इतना सही काम था। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, कैसे एंजाइम कार्य करता है। कोई सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसको कम कर देता है। बहुत सारी चीज आएंगी। कोई संक्रमण अवस्था आएगी, कोई ट्रांजिशन स्टेट आएगी, कोई सक्रियण ऊर्जा आएगी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी आज के लिए ये जो 11 बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट थे। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप यहां तक की बात आपको सारी समझ में
आ गई होगी। तो बेटा जी आज हमने सिंपल तरीके से एंजाइम के बारे में पढ़ा कि एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक या उपापचय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो अभिक्रियाओं को तेजी से संपन्न कर देते हैं। बिना एंजाइम के भी क्रिया होती है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो सकती है, साल भर वर्ष भर लग सकता है किसी अभिक्रिया को होने में। वही अभिक्रिया कुछ सेकंड्स में उत्पाद बन जाता है, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम का मीनिंग था इन यीस्ट, कहां से आया? बुचनर ने जो खोजा था एंजाइम, जाइमेज किसमें खोजा था? यीस्ट में। नाम दिया था किसने? कुन्हे ने। क्या? एंजाइम नाम दिया था। हमने फिर पढ़ा कि एंजाइम जो होते हैं क्या रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो हमने देखा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें बंधों में बदलाव आएगा वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया है। जबकि अगर भौतिक रूप से बदलाव आता है वो क्या कहलाती है? भौतिक अभिक्रिया, जैसे आकार में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं कौन? एंजाइम। और ये रासायनिक अभिक्रिया कार्बनिक भी हो सकती है, अकार्बनिक भी हो सकती है, ये आज हमने पढ़ा है। ठीक है, अब कैसे काम करेगा? हल्का सा हिंट दिया, एंजाइम के साथ कौन आकर जुड़ता है? क्रियाधार। फिर उस क्रियाधार में कहीं ना कहीं बॉन्ड्स में चेंजेस आते हैं, बंध में चेंज आते हैं और उत्पाद बन जाता है। ये था आज का लेक्चर। आई होप थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी। बस 2 लेक्चर और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, चलिए जी अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, एंजाइम की खोज किसने की थी? जल्दी से फटाफट। बुचनर ने, कुन्हे ने, सुमनर ने, कोई नहीं। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने एंजाइम की खोज करी थी? बुचनर, कुन्हे, सुमनर, कोई नहीं। जल्दी, बहुत इजी है, ताजा ताजा पढ़ा है, याद हो जाएगा, याद होगा भी। दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन प्रकृति का नहीं है? कौन सा एंजाइम है जो इनमें से प्रोटीन प्रकृति का नहीं है? पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, राइबोजाइम, कौन सा था जो प्रोटीन प्रकृति का नहीं था? बताया है, नीट में प्रश्न आया हुआ है। कर लिया? आइए बेटा जी देखते हैं। यहां पर पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, एंजाइम की खोज किसने करी है? मैंने आपको बताया था, बुचनर ने एंजाइम की खोज करी थी। किसमें से? यीस्ट में से। कौन सी? जाइमेज एंजाइम की सबसे पहले खोज करी थी बुचनर ने, भूल मत जाइएगा। दूसरा, कौन सा एंजाइम प्रोटीन प्रकृति का नहीं है? मैंने बोला सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के अपवाद स्वरूप, याद रखना था। कौन? राइबोजाइम जो एक आरएनए प्रकृति का था। तो आंसर इज राइबोजाइम। यही किए, दोनों सही किए, पक्का ना? एंजाइम को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कैसे एंजाइम काम करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब अगला लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके एक बार पढ़कर आइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इस एंजाइम का जो बचा हुआ भाग है ना अपनी बुक में से, फिर जाकर आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।